अगर आप अपनी सिंगापुर ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इससे पहले के वीडियोस पे हमने डिस्कस किया सिंगापुर का कॉस्ट, मिस्टेक्स, बजट्स एंड एवरीथिंग व्हिच यू शुड नो बिफोर गोइंग टू सिंगापुर। इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपना सिंगापुर पे ट्रिप को प्लान कैसे करें, अपनी आइटनरी कैसे प्लान करें। इस वीडियो पे लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि मैं बीच बीच में अट्रैक्शन बेसिस पे कुछ आपके साथ टिप्स शेयर करूंगा जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा उस अट्रैक्शन को बेस्ट पॉसिबल वे पे एंजॉय करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विद ईशान, जहां हम स्मार्ट ट्रैवल करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और ट्रिप्स को इंटरेस्टिंग के साथ साथ प्रैक्टिकल भी बनाते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे और आप अपने ट्रिप्स को अच्छे से एंजॉय कर पाए। इस वीडियो के स्टार्ट में मैं बताना चाहूंगा कि मेरी जो ट्रैवल की डेट थी वो थी 25 अप्रैल से 2 मई तक। और इस पूरे वीडियो में मैं आपको एक एक डेट वाइज बताते जाऊंगा कि मैंने कौन से डेट पे कौन से अट्रैक्शन कवर किए, कितना ज्यादा टाइम लगा और मेरा एक्सपीरियंस कैसा था और आप उस अट्रैक्शन को काफी ज्यादा बेटर वे में कैसे कर सकते। तो 25 को मॉर्निंग पे मेरी फ्लाइट लैंड होती है। सबसे पहला जो चीज जो मैंने किया वहां पे इमिग्रेशन ये सब चीजें क्रॉस करने के बाद मैंने चंगी एयरपोर्ट को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। वहां पे जो रेन वोर्टेक्स है वो देखा, वहां की जो एयरपोर्ट की जो MRT है उस पर ट्रेवल किया और मैंने बेसिक जो थोड़े बहुत मुझे फोटोज खिंचाए थे वो सब मैंने फोटोज खिंचा लिए कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद मैं MRT का यूज करके ही मैं अपने होटल की तरफ गया। होटल पे मैंने चेक इन किया, फिर मैंने थोड़ा आराम किया क्योंकि हम लोगों की फ्लाइट काफी ज्यादा अर्ली मॉर्निंग थी। तो 25 को इवनिंग से मेरा सिंगापुर का ट्रिप शुरू होता है। तो 25 की इवनिंग पे सबसे पहले मैं गया मरीना बे का लाइट शो देखने के लिए। फिर वहां से मैं वॉकिंग करते हुए मरलायन पार्क पहुंचा जहां मैंने थोड़ी बहुत फोटोज खिंचाई और मैं आराम से वहां पे जो स्टेयर्स होते हैं मरलायन के जस्ट नीचे, वहां पे मैं बैठ गया थोड़ा सा व्यू को एब्जॉर्ब करने के लिए। ऑन डे 2 26 अप्रैल को मैं गया आर्ट एंड साइंस म्यूजियम देखने। आर्ट एंड साइंस म्यूजियम देखते जाते वक्त थोड़ी सी बारिश हो रही थी तो मैंने अम्ब्रेला कैरी करके रखा था। ये मैंने आपको पिछले वीडियोस पे बताया कि आपको अम्ब्रेला कैरी करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब मैं आर्ट एंड साइंस म्यूजियम पहुंचा तब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि मेरे को एग्जैक्टली जाना किधर पे है। जब आप नॉर्मल टिकट परचेस करेंगे आर्ट एंड साइंस म्यूजियम का, जहां से आप एंटर करेंगे उसके एक लेवल नीचे पे जाना होता है, अपना टिकट दिखाना होता है। अब जो आर्ट एंड साइंस म्यूजियम है वो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा अगर आपके साथ बच्चे हैं तो भी, बट एट द सेम टाइम अगर आप एडल्ट जा रहे हैं, अगर 2 कपल जा रहे हैं तो भी आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। वहां पे ड्राइंग करने पे, वहां पे चीजों को एक्सपीरियंस करने पे आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आर्ट एंड साइंस म्यूजियम पे आपका लगभग 1.5 से एट मैक्स 2.5 आवर्स तक जा सकता है अगर आपके साथ बच्चे हैं तो। नहीं तो आपका 1.5 या 2 आवर्स पे आपका आर्ट एंड साइंस म्यूजियम फुल्ली तरीके से कवर हो जाएगा। आर्ट एंड साइंस म्यूजियम से बाहर आकर हमने थोड़ा बहुत कुछ खा लिया। हम हेलिक्स ब्रिज से क्रॉस करते हुए सिंगापुर फ्लायर पहुंचे बाय वॉकिंग। तो आर्ट एंड साइंस म्यूजियम से जो सिंगापुर फ्लायर है वो काफी ज्यादा पास में है। आप वॉकिंग करके आराम से 20 मिनट पे सिंगापुर फ्लायर पहुंच सकते हैं। हमने बहुत ही ज्यादा माइंडफुली सिंगापुर फ्लायर का आफ्टरनून का स्लॉट लिया था क्योंकि आफ्टरनून के टाइम पे सिंगापुर फ्लायर पे भीड़ बहुत ही ज्यादा कम रहती है। आपको इवनिंग टाइम पे थोड़ी सी ज्यादा भीड़ मिल सकती है। तो हमने आफ्टरनून का टाइम सेलेक्ट किया था जिससे हमारा टाइम था लगभग 3:30 का। अब 3:30 हम सिंगापुर फ्लायर पे गए तो व्यू काफी ज्यादा अच्छा मिला हमें। और सबसे मजेदार बात यहाँ पे यह है कि जब आप आफ्टरनून का व्यू लेते हैं तो आपको जो आपका केबिन होता है सिंगापुर फ्लायर का वो मोस्टली खाली भी मिल सकता है। अगर आप ज्यादा लकी हुए तो आपको अगर 2 लोग हो या 4 लोग हो तो सिर्फ उतने लोगों को ही केबिन मिल जाता है क्योंकि वहां पे क्यू कम रहती है। अब बारी आती है सेकंड पार्ट की। तो फिर हमने सिंगापुर फ्लायर एक्सपीरियंस किया। हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली थी, उसपे भी 3 लोग थे और फिर हम लोगों ने काफी अच्छे से फोटोज खिंचा पाए। हम बैठ के फोटो खिंचाने के अलावा हम आराम से उस व्यू को एंजॉय भी कर पाए। तो इस पे अप्रोक्सीमेटली आपका हाफ एन आवर का जो रहता है फ्लायर वो रहता है। आपका हाफ एन आवर से 40 मिनट्स के आसपास का फ्लायर रहता है। पूरा एक राउंड घुमाएगा और फिर आपको उतार देगा। आप ये बात का ध्यान रखिए अगर आप अपने अब अगर आप किसी एल्डर के साथ ट्रेवल कर रहे हैं जिनको थोड़ा चढ़ने उतरने पे प्रॉब्लम होती है तो ये बात ध्यान रखिए सिंगापुर फ्लायर रुकता नहीं है कि आप उस पे चढ़े फिर करें, वो मूविंग पे ही आपको चढ़ना पड़ता है। बहुत ही ज्यादा इजी है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आपके साथ कोई एल्डर ट्रेवल कर रहे हैं जिनको थोड़ा सा चढ़ने उतरने पे प्रॉब्लम होती है तो उनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ सकता है। फिर 26 को जो हमने सेकेंड चीज की वो की हमने रिवर क्रूज लिया। रिवर क्रूज की जो टिकट्स थी वो हमने क्लूक के थ्रू बुक की थी। अब रिवर क्रूज के लिए क्या था, हमने क्या किया कि
रिवर क्रूज पे हमको जाना है इन द थोड़ा सा इवनिंग होता हुआ, मतलब हमको सनलाइट भी थोड़ी सी चाहिए और एट द सेम टाइम जब हम रिवर क्रूज के बीच में पहुंचे हो तो अंधेरा हो जाए ताकि हम वो व्यू भी थोड़ा एंजॉय कर पाए। तो हमने रिवर क्रूज उस टाइमिंग पे बुकिंग की थी, लगभग आप सनसेट का टाइमिंग देख लीजिएगा जब भी आप जा रहे हो, तो उससे आप आधे घंटे पहले का रिवर क्रूज का स्लॉट ले लीजिएगा। अगर आपका स्लॉट नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बुकिंग हो रही है, तो आप मेक श्योर करना कि आप जिस टाइम पे जाना है उसके 1 घंटे पहले आप वहां जाकर खड़े हो जाओ, ताकि आप अपने हिसाब से स्लॉट मैनेज कर पाओ कि आपको कौन से स्लॉट पे जाना है। अब रिवर क्रूज में कहां से बोर्ड करना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेस्टिनेशन आपका बोर्डिंग पॉइंट डिसाइड करता है आपके रिवर क्रूज का सफर कितने समय का होगा। अगर आप मरलायन के पास से बोर्ड करते हैं तो आपका सफर थोड़ा छोटा होगा। अब ये जो एग्जैक्ट जगह जो मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको रिवर क्रूज यहां से ही बोर्ड करनी है। ये आपको सबसे बड़ा रूट प्रोवाइड करता है, और जब ड्रॉपिंग की भी बात आएगी तो आप यहीं पे ही आकर उतरना, क्योंकि वो लोग बीच में भी रोकते हैं जिनको वहां पे उतरना होगा मरलायन के पास, वहां पे आपको नहीं उतरना है। आप यहां पर ही आकर उतरिए और यहां से ही अपना रिवर क्रूज स्टार्ट कीजिए। जब आप यहां पे से स्टार्ट करेंगे तो आपका लगभग 30 से 40 मिनट्स का रिवर क्रूज होगा, और आपको थोड़ा सा ये भी लगेगा कि आपका पैसा वसूल हो गया। अब बारी आती है 27 की। 27 अप्रैल 2026 था मंडे, और हमने इसको काफी ज्यादा माइंडफुली ट्रैक करके सिलेक्ट किया था कि यूनिवर्सल स्टूडियो जाने का सबसे बेस्ट डे है मंडे। तो हमने 27 को सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल स्टूडियो किया, और हमने विंग्स ऑफ टाइम किया। विंग्स ऑफ टाइम का जो शो रहता है वो 7:30 के आसपास स्टार्ट होता है, और तब तक आपका यूनिवर्सल स्टूडियो आराम से हो चुका रहेगा। तो जब भी आप यूनिवर्सल स्टूडियो जा रहे होते हैं, आप ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपको एज अर्ली एज पॉसिबल वहां पे पहुंचना है। फोटोज खिंचाने, सब चीजें करनी है, बट आप जब फोटो खिंचाने जाओगे, और क्योंकि धूप भी थी जब हम लोग गए हुए थे, तो फोटोज खिंचाने इस पे आपका थोड़ा सा मिक्सअप हो सकता है कि मैं फोटो पहले खिंचाऊं कि राइट्स अच्छे से करूं। तो मैं आपको ये बोलूंगा, यूनिवर्सल स्टूडियो के अंदर फोटो खिंचाना ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट वो थोड़ा सा कम कर दीजिए एज कम्पेयर टू योर अदर डेज, क्योंकि यूनिवर्सल स्टूडियो इज समथिंग जहां पे आपको राइड्स एक्सपीरियंस करनी है। वहां पे एज मच एज राइड्स आप एक्सपीरियंस करिए। मैं एक और वीडियो डालने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना यूनिवर्सल स्टूडियो का डे कैसे अच्छे से प्लान कर सकते हैं, जिससे आप सारी की सारी राइड्स ले पाए जैसे कि मैंने किया था। यूनिवर्सल स्टूडियो फुल्ली एक्सप्लोर करने के बाद हम गए विंग्स ऑफ टाइम के लिए। उसके लिए हमने सेंटोसा एक्सप्रेस ली, आइलैंड का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। उसके बाद हमने विंग्स ऑफ टाइम शो देखा, उसके बाद हम सेंटोसा एक्सप्रेस से वापस होटल वापस आ गए। तो ये सेकंड डे था, तो हमने यूनिवर्सल स्टूडियो पे एक पूरा दिन दे दिया था। तो सेकंड डे फिर से हमको सेंटोसा आइलैंड जाना था, बट ये अगेन हमने वापस से काफी ज्यादा सोच समझ के लिया था। तो हमको एंजॉय करना था केबल कार। तो केबल कार का एक बहुत ही क्रिटिकल चीज है जो आपको समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केबल कार आप वीवो सेंटर से भी ले सकते हो और माउंट फेबर से भी ले सकते हो। मैंने माउंट फेबर से लाइन बुक की थी, जो माउंट फेबर वीवो सेंटर सेंटोसा आइलैंड जाता है। मैंने डिसाइड किया मैं माउंट फेबर से डायरेक्टली जाऊंगा। अगर आप भी ये चीज करना चाह रहे हो तो काफी अच्छा, आपको लगभग आधे घंटे का केबल कार का एक्सपीरियंस मिलेगा। जो माउंट फेबर पे केबल कार का स्टेशन है, उसके लिए आपको थोड़ी बहुत ट्रैकिंग करनी पड़ सकती है, वो काफी ज्यादा ऊपर है। मुझे इसका आइडिया नहीं था, हम काफी ज्यादा थक गए थे। सेकंड डे हम सेंटोसा आइलैंड क्यों जा रहे थे, क्योंकि आज के दिन हमें कवर करना था एक्वेरियम और कवर करना था ल्यूज। तो हम एक्वेरियम पहुंचे, वहां पे लगभग हमने 2 घंटे स्पेंड किए। काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है एक्वेरियम पे भी, बट फोटोज थोड़े से ऊपर नीचे आ सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा डार्क रहता है। उसके बाद हम गए ल्यूज। ल्यूज पे जब भी आप बुकिंग करेंगे आपको एक स्लॉट देता है, उस स्लॉट से लगभग आप 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो तो वो चलता है, बट एट द सेम टाइम उनका जो 4:30 के बाद के जो स्लॉट्स रहते हैं वो थोड़े से महंगे हो जाते हैं, इसलिए हमने 3:30 का स्लॉट लिया था। और फिर हम थोड़ा आराम से करके हमने ल्यूज को भी एंजॉय किया। ल्यूज की एक बात बता दे, तो ल्यूज पे आपको 2, 3 राउंड, 5 राउंड ऐसे अलग अलग पैकेजेस मिलते हैं, जो आपको अलग अलग रूट्स आप ले सकते हैं, और उसके थ्रू आप ल्यूज जो मारियो कार्ट जैसा एक्सपीरियंस है वो एंजॉय कर सकते हैं। काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आपके साथ बच्चे जा रहे हैं उनको भी काफी ज्यादा मजा आएगा। अगर कोई बड़े भी जा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि उनको भी ट्राई करवाएं, उनको भी काफी ज्यादा मजा आएगा। कोई हार्ड नहीं है, मतलब कोई रिस्क भी नहीं है, एकदम आराम से सब चीजें हो जाएगी। अब आती है बारी 29th, गार्डन्स बाय द बे, फ्लावर डोम और क्लाउड फॉरेस्ट। जब आप ये जगह आपको अगर जाने हैं तो आप ये तीनों को एक साथ ही प्लान करें तो आपका दिन काफी ज्यादा अच्छे से और एक जगह पे ही हो जाएगा। इसका ऑर्डर इस तरीके से रखिएगा, क्योंकि सबसे पहले करिएगा फ्लावर डोम, उसके बाद क्लाउड फॉरेस्ट, एंड रात पे जो गार्डन बाय द बे का जो लाइट एंड साउंड शो होता है वो उसके बाद उसके लिए जाइएगा। क्योंकि अगर आप क्लाउड फॉरेस्ट पहले जाते हैं तो क्लाउड फॉरेस्ट थोड़ा सा आपको ओवरवेलमिंग सा फील होता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू फ्लावर डोम। तो फ्लावर डोम आप जाइए, आपके फोटोज वहां बहुत ज्यादा अच्छे आने वाले। जब मैं गया था तब वहां पे ट्यूलिप फेस्टिवल चल रहा था, तो ये ट्यूलिप्स के कुछ फोटोज भी हैं, और फोटोज काफी ज्यादा अच्छे आते हैं फ्लावर डोम पे। और क्लाउड फॉरेस्ट पे थोड़े आते हैं, बट थोड़े से
से फॉगी मिस्टी रहते हैं, बट वहां भी फोटोज काफी ज्यादा अच्छे आते हैं। पहले फ्लावर डोम, फिर क्लाउड फॉरेस्ट, और फिर उसके बाद निकल के थोड़ा सा आराम से बैठ जाइए आप। उसके बाद जाइए गार्डन्स बाय द बे, वहां पे थोड़ा टाइम पहले पहुंच जाना ताकि आप प्रॉपर सीट ले सको और लाइट एंड साउंड शो को एंजॉय कर सको। अगर आपने सुपर ट्री ग्रूव बुक किया है, जो कि मेरे को नहीं लगता इट्स मच वर्थ इट, बट अगर आपने बुक किया तो आप उसके आसपास भी चले जाओ, मतलब पहले चले जाओ, सुपर ट्री ग्रूव पहले कर लो, उसके बाद आप लाइट एंड साउंड शो के लिए थोड़ा सा वहां पे वेट कर लीजिए। अब हम आ गए हैं 30th। मेरा स्पेशल डे था जिसके लिए मैंने सिंगापुर प्लान किया था, तो मैंने 30th को काफी ज्यादा लाइट रखा क्योंकि मेरे ट्रिप एंड होने भी वाली थी। 30th को मैंने क्या किया, मैंने कैपिटल स्प्रिंग करके जो एक फ्री पे जो बुकिंग होती है, इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ सिंगापुर, वहां पे का मैंने बुक किया। वहां मैंने मॉर्निंग पे जाने का बुक किया अपना। वहां मैं मॉर्निंग पे गया, वहां से व्यूज काफी ज्यादा अच्छे। वहां पे आप आराम से बैठकर पूरे सिंगापुर को ऑब्जर्व कर सकते हो, सिंगापुर को देख सकते हो। वहां से मरीना बे सैंड्स कुछ ऐसा दिखता है। और इसकी बुकिंग कैसे होती है, क्या होती है, सब चीजें मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें मैं डीबीएस सेलिंग की बुकिंग और इसकी बुकिंग दोनों के बारे में डिटेल पे बताऊंगा कि आप कैसे बुक कर सकते हैं। कैपिटल स्प्रिंग वाले के बाद हम चले गए लिटिल इंडिया। वहां पे हमने अच्छे से लंच किया। उसके बाद हम थोड़ा सा लिटिल इंडिया एक्सप्लोर करने निकल गए और हाजी लेन हमने एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम अपने होटल रूम पे आ गए और हमने थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि शाम को हमें जाना था मरीना बे सैंड्स। मरीना बे सैंड्स पे हमने लावो नाम के रेस्टोरेंट पे अपनी रिजर्वेशन की थी। तो अगर आपको मरीना बे सैंड्स जाना है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप उसकी ऑब्जर्वेटरी पे मत जाए, आप उसके रेस्टोरेंट पे बुकिंग कर ले, और आपको जो कवर चार्जेस इज इक्विवेलेंट टू जो आपको ऑब्जर्वेटरी का टिकट लगता है उसके अराउंड। हमने ऑब्जर्वेटरी तो बुक नहीं की थी, हमने मरीना बे सैंड्स पे अपना टेबल रिजर्वेशन किया था। वहां पे अप्रोक्सीमेटली $30-35 का हमको कवर चार्जेस देने थे, और उसके बेसिस पे हमने ऑर्डरिंग की। और लावो की मेरे को एक बात काफी ज्यादा अच्छी लगी, उनका जो कस्टमर डिलाइट का जो तरीका है ना, वो काफी ज्यादा अच्छा है। मतलब जो वेट्रेस थी वो काफी ज्यादा हेल्पफुल थी। शी हेल्प्ड अस टू फिगर आउट व्हाट वी कैन ईट बिकॉज वी आर वेजिटेरियन। वहां से व्यू भी काफी ज्यादा अच्छा था, वाइब भी बहुत अच्छा थी, और वी एंजॉयड अवर नाइट ओवर देयर। बारी आती 1 मई की। मैंने 1 मई को माइंडफुली काफी ज्यादा लाइट रखा था, क्योंकि हम लगातार इतने दिनों से घूम ही रहे थे। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं और भी जगह जा सकता हूँ, मैं शायद नाइट सफारी जा सकता था, सिंगापुर जू जा सकता था। मुझे वो थोड़ा सा उतना वर्थ इट नहीं लगे बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस और मेरी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, इसीलिए मैंने वो स्किप किया। और एक और जो ऑप्शन था मेरे पास वो था आइसलैंड हॉपिंग का। मैंने जो वीडियोस देखे, रिव्यूज देखे, उसके बेसिस पे मुझे वो ज्यादा मजेदार एक्सपीरियंस नहीं लगा जो मैं लेना चाहूंगा सिंगापुर जाके एट दिस मोमेंट। फर्स्ट का डे मैंने काफी ज्यादा लाइट रखा। वो फर्स्ट को हमने क्या किया, हमने मुस्तफा सेंटर पे जाके काफी ज्यादा शॉपिंग की। मतलब अगर आप जा रहे हैं अपने फैमिली के साथ पे, मेक श्योर करिए कि आप मुस्तफा सेंटर जाए, वहां पे से शॉपिंग करें, चॉकलेट्स और ये सब बहुत सारी वैरायटीज है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी है। उधर अगर आप फीमेल है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा कि मुस्तफा सेंटर पे जाके आप जो शीट मास्क जो आपके आते हैं, जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स आते हैं, वो सब आप ले सकते हैं। एज कम्पेयर टू इंडिया आपको प्राइस थोड़ा कम पड़ेगा, और एट द सेम टाइम आपको क्वालिटी काफी ज्यादा बेटर पड़ेगी। सेकंड को हमने ज्यादा कुछ किया नहीं, हमारी फ्लाइट थी मॉर्निंग पे, तो हम जल्दी सुबह निकल गए। अगेन हमने एमआरटी यूज की चंगी एयरपोर्ट तक जाने के लिए। हम वहां पे जाके थोड़ा सा हमने एक्सप्लोर किया चंगी एयरपोर्ट को और ज्यादा, फिर हम फ्लाइट पे बैठकर वापस अपने होम टाउन आ गए। अगर आप सिंगापुर जा रहे हो, मेक श्योर करना अपनी आइटनरी थोड़ा सा रिलैक्स रखना, कि लोग क्या करते हैं कि सारी चीजें कवर करना है, उसके चक्कर पे बहुत ज्यादा पैक्ड आइटनरी बना देते हैं। बट आप कवर तो सारी चीजें कर लोगे यार, बट वो जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम इज आप उतने ज्यादा थक चुके होगे और आप कुछ चीजें को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओगे। मेरी वही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सिंगापुर जा रहे हो, फुल पैक्ड अप शेड्यूल लेकर मत जाओ। गोइंग फॉर अ वेकेशन, ऐसा ना हो कि आपको इस वेकेशन से बाहर आने के लिए भी एक वेकेशन लेना पड़ जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हो, प्लीज सब्सक्राइब करें वीडियो को, और डू कमेंट अगर आपकी कुछ क्वेरीज है, कंसर्न्स है, मैं मेक श्योर करूंगा कि उसको मैं अपने बेस्ट एफर्ट से आंसर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ट्रैवल सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे क्यूरियस। बाय बाय।